साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। हेलो गाइस, वी आर बैक विद न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज जो अनाउंस करा था, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़े से 3-4 पॉइंट कवर करेंगे। और लेकिन मुझे एक खेद रह गया था कि मोदी जी को स्टार्टिंग में आके ऐसा बोलना चाहिए कि भाइयों बहनों, मैं सिर्फ 20 लाख करोड़ का ही पैकेज अनाउंस कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा और ज्यादा कर देता तो पाकिस्तान की जीडीपी पूरी आ जाती इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम ये जोक साइड में रखते हैं पाकिस्तान वाला और शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो इकोनॉमिक पैकेज में जो पार्ट 1 था, उस पर बेसिकली एमएसएमई पे फोकस करा। एमएसएमई का मतलब भी जानना जरूरी है। एमएसएमई का मतलब क्या? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो है, ये हम कौन से क्राइटेरिया से हम इन्हें माइक्रो इंडस्ट्रीज या स्मॉल या मीडियम बोल सकेंगे, तो पहले ये जान। तो इस इकोनॉमिक पैकेज के साथ इसका डेफिनेशन रिवाइज करा। पहले क्या था ये हम नहीं जानेंगे, बट अभी क्या हुआ है वो हमें जानना जरूरी है। तो पहले का छोड़ो और अभी का देखो। इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि माइक्रो कौन सा है, स्मॉल कौन सा है और मीडियम कौन सा है। तो इसका डेफिनेशन ये है, जिस भी इंडस्ट्री का, कोई भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ और उसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ के नीचे होगा तो उसे हम माइक्रो बोलेंगे। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। स्मॉल किसे बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है उसे। और मीडियम किसे बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ के नीचे होगा, उसे हम मीडियम एंटरप्राइजेस बोलेंगे। और ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंडस्ट्रीज के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है। अभी हम देखेंगे कि इनको क्या क्या राहत है, बेनिफिट्स दिए गए इकोनॉमिक पैकेज। तो पहला बेनिफिट एमएसएमई के लिए ये है कि उन्हें 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जाए। अभी उसका मतलब क्या होता है? अभी ये जो लोन है, हम पूरा शुरू करते हैं एक चेन वाइज। हम ये देखते हैं कि ये क्या है। गवर्नमेंट जो है 100% गारंटी देगा बैंक को, आप लोन दो एमएसएमईज और इंक्लूडिंग जो बाकी सब बिजनेस है उनमें भी दो, तो हम ये पूरा 100% आपका कवर करेंगे, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो ये जो पूरा लोन अमाउंट है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम इसे गारंटी दे रहे हैं आपको कि भाई कुछ भी अगर उन्होंने रीपेमेंट में डिफॉल्ट करा तो हम पे कर देंगे। अभी इसमें वो गारंटी दे रहे हैं तो बैंक को गारंटी फी देना पड़ता है, तो वो गारंटी फी भी इसमें माफ है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मैं लोन दूंगा, बैंक जो लोन देगी एमएसएमई और बाकी सब कंपनीज को, उन्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, आपको ऐसे ही लोन मिलेगा। भले ही आपके पास पहले से लोन लिया हुआ हो या कुछ भी है, आपको लोन मिलेगा और कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। तो ये था एक पॉइंट जिसमें गवर्नमेंट ने कोलैटरल फी जो है वो माफ़ करा है। फिर गारंटी फी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक गवर्नमेंट, वो भी माफ़ कर दिया है और कोलैटरल नहीं रखना है। ठीक है, तो ये है 3 लाख करोड़ की राहत सभी एमएसएमईज के लिए। अभी इसमें सेकंड क्या है, ये कितने टर्म क्या है इसका? वो 4 साल के लिए, और उसका मोरेटोरियम भी दिया गया है 1 साल के लिए। मतलब 1 साल तक आप डिफर कर सकते हैं, उसका जो पेमेंट होगा वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको। बट इसमें भी कंडीशन है कि एलिजिबल कौन है इसको। एमएसएमईज है, पहले इनाम दे दिया है, बट इसमें भी 2 कंडीशन रखी हुई है। आपकी बोरोइंग्स अगर 25 करोड़ से नीचे होगी
और आपका जो टर्न ओवर है वो 100 करोड़ से नीचे होगा, मतलब 100 करोड़ से नीचे आपका टर्न ओवर होना चाहिए और बोरोइंग्स जो है वो 25 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, तो ही आपको ये लोन मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि होगा, पता नहीं, बट देखेंगे अभी क्या है आगे थोड़े टाइम में। तो फिर नेक्स्ट ये है कि जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, जिसके बहुत सारे एनपीएस है, जो एमएसएमई डिस्ट्रेस्ड है, वो काम नहीं कर पा रही है एफिशिएंटली, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी राहत दी गई है। तो वो राहत है 20,000 करोड़ रुपए की। तो ये 20,000 करोड़ रुपए से 2 लाख एमएसएमई को बेनिफिट होगा। और ये जो राहत है वो कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सबऑर्डिनेट डेट है वो ये स्ट्रेस्ड एमएसएमई को देंगे। अभी सबऑर्डिनेट डेट का मतलब क्या होता है? अभी एमएसएमई जो है वो ऑलरेडी उनका कुछ चल नहीं रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है, तो ये जो सबऑर्डिनेट डेट है वो बहुत ही लो क्वालिटी का डेट होता है और उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो ये जो लो क्वालिटी का डेट है वो लोग स्ट्रेस्ड है, इसके लिए उनको लो क्वालिटी का डेट दे रहे हैं। अगर वो अच्छे से काम कर पा रहे होते कि हमें पता है कि वो हमें रीपेमेंट कर देंगे, तो इसके लिए तो हम उन्हें अच्छे वाली क्वालिटी, जो जैसे सबऑर्डिनेट नहीं बोलते हैं, वैसे वाले डेट इशू करते हैं। तो और ये सबऑर्डिनेट डेट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और हाई क्वालिटी डेट्स में इंटरेस्ट रेट लो होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो पे करेंगे हम, और इस केस में डाउटफुल है। ओके, इसके लिए हम इसे सबऑर्डिनेट डेट बोलते हैं। अब ये सबऑर्डिनेट डेट कैसे उनको इशू होगा? अभी बैंक्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी एंटिटीज़ है एमएसएमई की, उनके प्रमोटर्स को एज ए डेट इशू करेंगे और वो प्रमोटर्स जो है एज इक्विटी वो एंटरप्राइज में वो कैपिटल डालेंगे। तो ये डायरेक्टली एज ए डेट नहीं जा रहा है, बट प्रमोटर के हाथ में डेट, और फिर आगे ये एज ए इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट होगा इन एमएसएमई एंटिटीज़। ठीक है। फिर सेकेंड क्या है कि गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़, एक ट्रस्ट है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, उन्हें 4,000 करोड़ दिए गए कि कभी भी ज़रूरत पड़े पार्शियल हेल्प वो बैंक को करेंगे, वो सपोर्ट उन्हें मिलेगा बैंक को। 4,000 करोड़ रुपए जो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है वो पता नहीं कैसे देंगे, बट ये जो 4,000 करोड़ में से कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देंगे, वो इसका यूज़ करके एज ए डेट के फॉर्म में प्रमोटर को देंगे और प्रमोटर एज इक्विटी उनमें एंटिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये था 20,000 करोड़ का एक बेनिफिट टू एमएसएमई। भी एमएसएमई के लिए नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ और रखे गए। वो 50,000 करोड़ उन्हें कैसे मिलेंगे? अभी ये 50,000 करोड़ किस लिए देंगे? कि एमएसएमई को लिस्टेड बनाने, मतलब जो एक्सचेंजेस है उनमें ये सब एमएसएमई आनी चाहिए। वो लिस्टेड करने के लिए उनको, और सेकेंड उनका साइज और उनकी एफिशिएंसी कैपेसिटी एक्सपांड करने के लिए ये 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया। मतलब क्या? जो इसमें यूज़ किया गया था जब वो अनाउंस हुआ था कि फंड ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? जो वेंचर कैपिटल है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, बहुत सारे जो फंड्स हैं, वो सब मिलके ऐसे इक्विटी इन्फ्यूजन ये एमएसएमईज में करेंगे, ताकि उनके कैपेसिटी, उनके मैनेजमेंट में सब जगह कंट्रोल रख पाए और अच्छे से उनका एफिशिएंसी बढ़ा के, उनकी कैपेसिटी बढ़ा के, उन्हें इस जो अगर वो स्ट्रेस्ड फॉर्म में, अगर उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उन्हें रिकवर करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है, और उन्हें एक्सचेंजेस में लिस्टेड करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया है। अभी नेक्स्ट जो बेनिफिट है, नेक्स्ट जो राहत है एमएसएमई के लिए, वो क्या है? हम नेक्स्ट राहत देखेंगे एमएसएमई के लिए, तो हम बोल सकेंगे कि ये एक आत्मनिर्भरता, जैसे उन्होंने कहा था, उसके टूवर्ड्स ये एक स्टेप है। इसमें क्या है कि जो एक इंडियन एमएसएमई है और ग्लोबल टेंडर्स, लाइक जो एक सपोज एक काम है, एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी होती है करने के लिए और ग्लोबल भी होती है, ग्लोबल कंपनीज, तो उसके लिए टेंडर आते हैं। तो जो भी काम 200 करोड़ तक का होगा, 200 करोड़ तक का जो भी प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए जितने भी ग्लोबल टेंडर्स आए रहेंगे, उन्हें हम ना बोल देंगे कि 200 करोड़ तक अभी जो भी इंडिया में प्रोजेक्ट होगा वो सब
लोकल एमएसएमई ही करेगी, लोकल कंपनीज ही करेगी, ताकि उन्हें बेनिफिट मिले। ये कंपटीशन जो ये फेस करते हैं, तो ये कंपटीशन हटाने के लिए और एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और ये ऐसा स्टेप है जो आत्मनिर्भरता के टुवर्ड्स ये एक स्टेप है। अभी ये जो एमएसएमई इसको बेनिफिट्स दिए गए हैं, इसमें एक तो डिसएडवांटेज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या इसके अगेंस्ट जा रहा है। अभी राइट नाउ एज ऑन 31st of March 2020 एमएसएमई स्कीम इंडिया में 29 करोड़ 30 लाख करोड़ अराउंड लोन पेंडिंग है, और उसमें मोर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए गारंटेड है, गवर्नमेंट से ही गारंटेड है, बैंक को इतना इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन लोन अगर गारंटी देनी थी तो लोन के लिए ऐसे लोन नहीं देनी चाहिए, डायरेक्ट कैश ही दे दो भाई। क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर बैंक जो है वो उन्हें लोन देगी, ऑलरेडी 30 लाख करोड़ की पेंडिंग है, तो अभी आगे और देंगे और वो डिफॉल्ट करेंगे। बैंक्स को तो एनपीए रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, वो डिफॉल्ट करेंगे। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो जिससे पैसा नहीं आने वाला, उसे हम एनपीए रिकॉर्ड करते हैं। और इससे बैंक की हेल्थ खराब होगी, बैंक की बैलेंस शीट खराब होगी, बैंक की शेयर्स खराब होगी, बैंकिंग सिस्टम हमारी पूरी खराब हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट ये कि अभी ये गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पैकेज तो अनाउंस कर दिया, तो पीएसयू पे ये भी बर्डन आ सकता है कि ये जो स्कीम अनाउंस करी है सब एमएसएमई के लिए, उन पे फोकस करने के लिए, उनके शॉर्ट टर्म टारगेट्स मीट करने के लिए ये लोग एमएसएमई की क्रेडिट वर्दीनेस भी ओवरलुक कर सकते हैं। मतलब देखा नहीं, जाना नहीं और पैसा दे दिया। तो ये सबसे बेटर था कि उन्हें डायरेक्ट कैश दे दो, गारंटी देनी है तो कैश दे दो। थर्ड ये कि डिफॉल्ट करा। अभी गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि 100% गारंटी दी है तो भाई हम उसी दिन दे देंगे, ये भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। आज तक जितनी भी स्कीम आई है उसमें 100%, अगर 3 करोड़ का मैंने डिफॉल्ट मार दिया और एमएसएमई 3 करोड़ वापस से मांगने जाएगी तो उनको 3 करोड़ तो मिलने वाला है नहीं। पहले प्रोसीजर होगी और वो कभी आएगा क्या पता। तो एज ऑफ टुडे जिस दिन डिफॉल्ट मारा उस दिन तो बैंक की पूरी सिस्टम डाउन जाएगी, उनके शेयर्स पे फर्क पड़ेगा, कि शेयर्स डाउन जाएंगे। अभी उनको जब पैसा मिलेगा तभी वो रिकॉर्ड कर पाएंगे, तभी वो सब रिवर्स मार पाएंगे। तब तक के लिए ये 3-4 डिसएडवांटेज मुझे लग रहे जो ओवरलुक हो गए और हो सकते ये कैसे होगा सर, ये देखेंगे अब अभी आने वाले। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं टैक्स रिलेटेड। अभी टैक्स रिलेटेड बोलेंगे तो उसमें 50,000 करोड़ की रिलीफ दी गई है वाया टीडीएस एंड टीसीएस रिड्यूस्ड रेट। 25% रिड्यूस हो गया है टीडीएस और टीसीएस रेट। सपोज 194J में जो हम प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस जो काटते हैं 10% पे, उसका 25% रिड्यूस करेंगे तो 7.5% पे हम अभी टीडीएस काटेंगे। और ये 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये जो रिड्यूस रेट है, एक तो एम्प्लॉई के लिए और सेकेंड नॉन रेसिडेंट के लिए। पर अगर वो जो और तीसरे लोग और है जिसका अगर 25% पे कट सकता है रेट, लाइक रिड्यूस रेट पे टीडीएस कट सकता है। पर अगर उन्होंने पैन और वो सब सबमिट नहीं करा तो उन पे भी फुल रेट पे ये टीडीएस और टीसीएस कटेंगे। ठीक है, अभी इसमें भी एक पॉइंट है ऐसा जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैंने टीडीएस से रिड्यूस रेट पे काट दिया, पर जब मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी तो मेरा एडवांस टैक्स तो बढ़ के ही आएगा, और एडवांस टैक्स मैं पे नहीं कर पाऊँगा अभी जो भी ड्यू डेट्स आ रही है। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी आएगा 1% पे 234A, B और C सेक्शन में, वो भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो मैं एट दी एंड तो वो तो बढ़ ही जाएगा। तो गवर्नमेंट को टीडीएस टीसीएस रेट कट करने के अलावा ये भी एक करना चाहिए था कि भाई एडवांस टैक्स जो पे नहीं कर पा रहे उनका भी इंटरेस्ट रेट जो है, वो जो बर्डन है वो भी थोड़ा कम कर दूँ, या तो जितना % मुझे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो थोड़ा कम कर देता हूँ। कुछ तो वहाँ पर बेनिफिट देना चाहिए था। टीडीएस और टीसीएस रेट कम करके सिर्फ दिखाना चाहते ये लोग कि भाई हमने एक बेनिफिट दिया है। इसके होंगे और भी पॉइंट्स अच्छे,
बट एट द एंड देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो मुझे ये डिसएडवांटेज भी लग रहा है। अभी दूसरा बेनिफिट क्या है इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स में दूसरा बेनिफिट ये है कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट थी, टैक्स ऑडिट की थी और असेसमेंट की ड्यू डेट थी, उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। वो एक्सटेंड करके क्या डेट करी है? अभी इनकम टैक्स रिटर्न की डेट थी 31 जुलाई और 30 सितंबर, उन्हें एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 नवंबर। और जो टैक्स ऑडिट था जो 30 सितंबर था, उन्हें 31 अक्टूबर कर दिया गया है। और जो असेसमेंट की डेट्स थी 30 सितंबर को जो फॉलो हो रही थी, उन्हें 31 दिसंबर कर दिया। और जो लिमिट थी जो 31 मार्च को टाइम बार्ड हो रही थी, 31 मार्च 2021, उन्हें 30 सितंबर 2021 कर दिया, जो 6 महीने से एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है। और नेक्स्ट ये कि विवाद से विश्वास स्कीम का भी उन्होंने टाइम लिमिट एक्सटेंड करा। अभी वो विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? विवाद से विश्वास स्कीम ये है कि अगर आपका कोई लायबिलिटी पेंडिंग है, एसएससी का कोई लायबिलिटी पेंडिंग है, तो हम केस लड़े बिना, जिन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी अवॉइड करना हो, जिन्हें पता है कि भाई हम केस हार ही जाएंगे, या तो फिर भी जिन्हें ये बेनिफिट लेना है कि हम इंटरेस्ट पेनल्टी पे नहीं करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, उनके लिए ये स्कीम दिया गया। जो पहले ऐसा था कि 31 मार्च 2020 तक आप पे करो, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगा और बेनिफिट लेगा, बट ये पहले एक्सटेंड कर दिया गया था 30 जून तक। कुछ सीएस ने और किसी प्रैक्टिशनर्स ने ये डिमांड रखा था कि इसे एक्सटेंड कर दो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था अराउंड 28 मार्च से। तो अभी ये इकोनॉमिक पैकेज में 30 जून से 31 दिसंबर कर दिया, बट बेनिफिट ये सेम रहेगा कि इंटरेस्ट पेनल्टी आपको पे नहीं करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बेनिफिट ये था टैक्स में कि जितने भी रिफंड्स हैं, वो रिफंड्स भी पे कर दिए जाएंगे इमीडिएटली, ताकि लोगों को लिक्विडिटी का इशू ना आए। अभी जो भी LLPs है, नॉन कॉर्पोरेट्स है, सब इसमें कवर हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स, HAF, ये सब बेनिफिट्स है टैक्स में। अभी नेक्स्ट बेनिफिट ये है रियल एस्टेट के लिए था कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए थे रेरा के और जो एक्सपायर हो रहे थे 25 मार्च और उसके बाद वाले, उसे 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो जो भी रजिस्टर्ड बिल्डर है उन्हें लायबिलिटी बेयर करनी पड़ती है जो दी गई होगी, मेंशन की गई रहेगी उनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स में। ठीक है। बट महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी 3 मंथ से एक्सटेंड हो ही चुका था। अभी इकोनॉमिक पैकेज से ये 6 महीना कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये 6+3 हो जाएगा, बट ये सेपरेट है। ठीक है। और सेकंड ये है कि जो 25 मार्च थी उसका 20 सितंबर कर दिया, 25 सितंबर कर दिया। बट उसके बाद भी 25 सितंबर से 3 महीने तक, मतलब 3 महीने तक का और टाइम मिल सकता है अगर उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो। अगर 25 सितंबर उनका एक्सपायरी डेट है बट तब तक फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ तो 3 महीने तक का और मिल सकता है। ठीक है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। MSME, टैक्स, रियल एस्टेट, ये 3 टॉपिक से थी और आगे के और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।